Hello guys, welcome back to the channel of CSC Gurukul, and my name is Aman Moga, and today I will take your session 13 of this series, which is PYQ of Polity and Governance. So let's go for the discussion. Firstly, मतलब मैं आपको डिस्कशन से पहले कुछ बातें फिर से कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये जो लास्ट लेक्चर है इसको अपलोड करने में थोड़ा समय लगा। उसका कुछ रीज़न रहा कि हम आपके लिए कुछ मॉड्यूल तैयार कर रहे थे जो कि 1-2 दिन में आने वाला है, ठीक है। उसी के बीच कसब वही उसी के बीच रस्साकसी इतनी ज़्यादा हुई, भाग दौड़ इतनी ज़्यादा हुई कि हम ये लेक्चर अपलोड करने में हमें थोड़ी देरी हो गई। थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा देरी होगी, मुझे लगता है 2 हफ्ते हो गए सब समथिंग। तो सबसे पहले आप लोगों से ये माफ़ी चाहते हैं। तो अब चलिए फिर डिस्कशन की तरफ चलते हैं। डिस्कशन में आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा पंचायती राज एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है मैं जिसका देखा है कि 2013 के बाद इसका क्वेश्चन आ रहा है हर साल। एक दो साल को अगर हम स्किप करें, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखे हैं वो हर साल आ ही रखे हैं। 25, 24, 23, 22, 13, 14, 12, 10, 8, 9 लगातार। और दूसरी बात, इससे रिलेटेड इस साल मुद्दे बड़े ज़्यादा रहे हैं। मतलब जो हमारे इस डिस्कशन की मेन थीम है वो है इश्यूज, मुद्दे जिनके आधार पर हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो इस साल इनसे रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा समय लगा, ठीक है। हालांकि 1-2 दिन में हम आपके बहुत अच्छे मॉड्यूल लेके आ रहे हैं। मतलब चैनल पे आप ये देखिएगा कि चैनल पे आपको एक जगह सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको इधर उधर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, रिवीजन के लिए आप अपना जो आपके नोट्स हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम सारा मटेरियल, आपको सारा का सारा शेड्यूल मटेरियल, चाहे वो शेड्यूल हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो आपका डिस्कशन हो, सब आपको ऑन टाइम देंगे, सब आपको एक जगह मिलेगा। और ये मॉड्यूल बिल्कुल फ्री होगा, किसी तरह का कोई चार्ज हम आप लोगों से नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई अभी प्रीलिम्स में ज़्यादा समय नहीं बचा है, जैसे कि हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं। और आपका जो रिवीजन है वो लगभग हम कहते हैं बार बार कि 3 से 4 रिवीजन होने चाहिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका 1 से 2 रिवीजन हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आप कीजिए। अभी उतना कम भी समय नहीं है और उतना ज़्यादा भी समय नहीं है कि आप सारी चीज़ों को एक साथ कर लें। तो देखिए, एट द एंड वही कहेंगे कि मेहनत कर बुलंद की ऊपर वाला यानी भगवान भी तुमसे ये पूछे कि बोल बंदे तेरी रज़ा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2025 का क्वेश्चन है। उसमें क्या कहता है, पंचायती राज, पहला ऑप्शन जो है, पंचायती राज एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। तो देखो, ये ऑल स्टेट की बात कर रहा है, इंटरमीडिएट लेवल पे है, ठीक है। चलो अभी ऑप्शन देख लेते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन कहता है, टू बी एलिजिबल टू ए मेंबर ऑफ ए पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल ए पर्सन शुड अटेन एज द एज ऑफ 30 ईयर। तो अभी ये बात भी देखो, बात सही नहीं है, केवल हम अभी ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं। थर्ड ऑप्शन में कहता है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट ए कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंस पोजीशन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल and to make a recommendation regarding the distribution of net proceeds of tax and duties liable by the state between the state and the panchayat at the intermediate level। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये काम ज़्यादातर गवर्नर का होता है, ठीक है। अब देखो पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो तीनों ही नॉट करेक्ट है। क्यों? ये होती है 21, ये होता है गवर्नर का काम, और ये अगर हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 243 क्लोज बी, कैपिटल बी, क्लोज ज़्यादा याद रहते हैं मेरे। वो क्या कहता है कि ये मैंडेट करता है कि 3 टायर सिस्टम, और ये पूछ रहा है कितना, इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, ठीक है। अब 3 टायर सिस्टम में आपका विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल इन एवरी स्टेट, तो खाली इंटरमीडिएट लेवल की तो बात है नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक है भाई। अगर हम आपका आर्टिकल 243B पढ़ें तो क्या कहता है कि भाई 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आपका आ जाएगा विलेज, यानी विलेज पंचायत जो होती है, इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल,
सारे के सारे स्टेट में। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, वो देख लीजिए। एक्सेप्शन क्या है कि भाई ये जो आर्टिकल है ना वो कुछ एग्जेम्पशंस देता है, जैसे पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीड 20 लाख, यानी अगर 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है तो जरूरी नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूट करे इंटरमीडिएट लेवल। इस वजह से ही आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है गलत है। अभी अगर आप देखें, जैसे कुछ स्टेट्स की मैं बात कर लूँ, सिक्किम की मैं बात करूँ या फिर मैं गोवा की बात करूँ, तो उन पर यहाँ पे है ही नहीं ऐसा। नॉर्दर्न स्टेट की बात कर लें आप, तो वहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट टायर है ही नहीं। वहाँ पे पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। क्योंकि सारी बात किसकी है भाई, पॉपुलेशन की है। पॉपुलेशन की है, जब पॉपुलेशन ही उनकी 20 लाख से कम है तो आप कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर लोगे। तो इसलिए तीनों के तीनों गलत हैं। ठीक है, अब और की अगर देखो, पहले क्या बताया ना मैंने भाई 243B अगर हम बी की बात करें, बी में क्या कहता है कि भाई कोई भी अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 243I क्या करेगा, गवर्नर जो है ना स्टेट का, वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है एसएफसी। एसएफसी होते हैं आपके स्टेट फाइनेंस कमीशन, क्योंकि मैंने अभी बताया ये काम किसका है, तो गवर्नर का काम है। अच्छा उल्टा बोल देता क्या मैंने, नहीं ठीक है, सही बोल दिया, तीसरा ही है। ठीक है, ये गवर्नर का काम है, गवर्नर करता है। और ये तो मैंने बताया था कि भाई 21 साल होनी चाहिए। 243V क्या कहता है कि एलिजिबल होगा इलेक्शन के लिए तीनों लेवल पर उसकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था एसएफसी, ये गवर्नर के काम होते हैं। क्योंकि अभी कुछ ऐसा हुआ, कुछ कई बार ऐसा हुआ कि हर 5 साल में करना पड़ता है आपका क्या बोलते हैं फाइनेंस कमीशन, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, ग्रांट एड को लेकर के, और अपने जो भी फाइनेंसिस है उनको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, सारे गवर्नर स्टेट के साथ कंसर्न करते हैं, सेंटर के साथ कंसर्न करते हैं, और फाइनेंस कमीशंस को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं या बनाते हैं, अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो बेटर रहेगा कॉन्स्टिट्यूट वर्ड। ठीक है, तो अभी हमने ये चीज़ें पढ़ी। ठीक है, और ये जो होता है कितने समय के लिए होता है, ये होता है आपका 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, अब चलो जो हमारा मेन चीज़ है हमारे इश्यूज़। इस साल इश्यूज़ क्या रहे इस पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर के। पहला इशू हमने जो देखा वो देखा इलेक्शन साइकिल को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूंसीज इन इलेक्शन साइकिल 2025 में। आपने देखा होगा, लिख देता हूँ, नहीं भैया फिर आप कहोगे कि अमन सर ने ये चीज़ें नहीं लिखी है। कंसिस्टेंसी इन इलेक्शन साइकिल्स 2025। ठीक है, ये टॉपिक 1 था, मतलब इशू 1 था। इसमें क्या कहा, 16 फाइनेंस कमीशन ने डिस्कशन किया फिस्कल हेल्थ को लेकर के सब स्टेट्स की। क्योंकि ये देखा गया कि बहुत सारे स्टेट्स हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूट होते ही नहीं है पंचायत लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो अब एसएफसीज हैं। ठीक है, कोई भाई अगर ये बात करते हैं कि देखो, जैसे ये बात कि ये जो रूल है, कौन सा रूल है, रिमाइंडर पीरियड, एक रूल है रिमाइंडर पीरियड, आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी करंट अफेयर्स में। ठीक है, रिमाइंडर पीरियड, उसमें क्या कहा कि जो 16 फाइनेंस कमीशन है ना वो चेक कर रहा है फिजिकल हेल्थ को, FH लिख दूं बेटर रहेगा, फिजिकल हेल्थ को हर स्टेट्स की। अब ये इसमें ये इंश्योर किया कि जितने भी पंचायतें हैं स्टेट की, इवेंचुअली चाहे वो सेंसस अब हो रखी हो किसी जनरल बॉडी इलेक्शन के लिए, ठीक है, उनकी जो प्लानिंग है, उनकी जो ग्रांट है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, ये था। दूसरा अगर हम इशू की बात करें तो वो था भाई लोअरिंग एज ऑफ 18। ठीक है, भाई 21 से इसको 18 करने की बात की जा रही है। ठीक है, अभी 2024-2025 में ये बहुत पार्लियामेंट कमेटी ने इस पर डिबेट की है कि भाई ये एज को नीचे लेके आओ, 21 से 18 लेके आओ, आर्ग्यूमेंट हुआ। लेकिन सीधी सी बात है कि कहते हैं कि भाई जो विलेज पंचायत लेवल है ना, उसमें जो मैच्योर है, वो मैच्योरिटी है जो सिटीजन्स की, वो 18 में आ जाती है। ये आर्ग्यूमेंट था उनका, क्योंकि जब 18 में वोट दे रहा है तो वो प्रधान क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये ऐसा था। उसके बाद एक जो मुझे अच्छा लगता है वो लगता है डिजिटल ग्राम पंचायत को लेकर के, बायोमेट्रिक अटेंशन जिसकी हमने बात करी। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिजिटल ग्राम पंचायत 2025। ठीक है, इसको लेकर के ये था कि भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वेरीफाई करा कि भाई जो भी मेंबर एलिजिबल है उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, पंचायत जो भी पंचायत के मेंबर्स हैं, कि भाई कुछ कर रहे हैं नहीं, ये उसी के थ्रू था, रिमाइंडर फुल जो भी था। ठीक है,
तो मुझे लगा कि ये आपको बता देनी चाहिए। देखिए बाकी के मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और भी इशूज़, एक दो इशूज़ बचे हुए हैं, वो हमने अपनी PDF फाइल में आपको इनकलकेट करके दे रखे हैं। आप प्लीज़ जब भी आप ये टॉपिक पढ़ें उनको साथ में रख के पढ़ें, ठीक है। क्या है कि करंट का करंट तैयार हो जाएगा, PYQ का PYQ तैयार हो जाएगा, और टॉपिक का जो स्टैटिक पार्ट है वो भी आपका तैयार हो जाएगा। अब आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ा। क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2016 का क्वेश्चन है। द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड बाय ए पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। हम 21 एंड ओल्डर होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको भी देखेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है। दूसरा, ए पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। तो ये बात तो ठीक है, पहले देख तो ले पूछ रहा क्या है, ये करेक्ट पूछ रहा है, तो दूसरी बात ठीक है। पहली बात गलत नहीं है कंप्लीटली, लेकिन हाँ 21 साल और ओल्डर, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है मुझे डिफेक्ट से लगा था, क्योंकि आंसर्स का जो की में आंसर आया वो आंसर आया इसका 2 ओनली, ठीक है। तो ठीक है, अब इस ऑप्शन का देखो, अगर हम थोड़ा सा इसको समझें तो ये कहता है कि जो आपका एज 21 है, ठीक है, एज 21 है, वो आर्टिकल 243 कैपिटल F में है, लेकिन उसमें ये चीज भी लिखी है कि जो व्यक्ति है ना वो या तो 21 साल का हो या उससे ज्यादा हो, कम से कम 21 साल होना चाहिए। यहाँ मिनिमम एज, अच्छा मिनिमम एज लिखा है, तो फिर तो ये गलत है, फिर ये गलत है। मिनिमम एज, मैं सोच रहा कि खाली इसने ओल्डर लिखा है, ये मिनिमम एज का मतलब यानी 21-25 साल होनी चाहिए मिनिमम, तो ऐसा नहीं है, 21 है, 21 से ज़्यादा चलेगा, तो ये आंसर इज 2 ओनली, ठीक है। अब 2 में क्या कहा है इसने, कि भाई कोई भी पंचायत है वो 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है पहली मीटिंग से, 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होते हैं, तो ये तो बात ठीक है। अगर आर्टिकल 243 हम कैपिटल E पढ़े तो उसमें यही कहा है कि टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर पंचायत कॉन्स्टिट्यूट का। लेकिन रिमाइंडर क्लोज की बात करें कि जो पंचायत है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है एक डिसोल्यूशन पीरियड के लिए, तो जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो रिमाइंडर पीरियड होता है वो ओरिजिनली पंचायत को डिसोल्व करता है, साथ में कंटिन्यूड भी करता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पंचायत है 3 साल हो गए, ठीक है, लेकिन उसके 2 साल ही बचे हैं, तो क्या होगा, जो रिमाइंडर पीरियड होगा वो लेस देन 6 से कम नहीं, 6 मंथ से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंडेटरी है इलेक्शन को होल्ड करने के लिए, क्योंकि वही बात है, जो वैकेंट सीट है वो नहीं होनी चाहिए, वैकेंट सीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए बहुत ही कम ऐसे केसेस हुए हैं कि जिसमें जो रिमाइंडर पीरियड है वो डिसोल्व किया गया समय से पहले और समय के बाद, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, ठीक है। अब इसके जो मुद्दे थे सेम वही मुद्दे हैं जैसे कि आपको मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे हम कुछ बात कर लें, एजेस की बात कर लें या उनके टर्म्स की बात कर लें। जैसे पंचायत में देखा, म्यूनसिपैलिटीज़ में देखा, तो कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अगर हम लोकसभा या स्टेट असेंबली की बात करें तो कितनी होनी चाहिए आपके भैया, 25 ईयर होनी चाहिए। अगर हम राज्यसभा या स्टेट काउंसिल्स की बात करें उसमें कितना होता है भैया, 30 ईयर। प्रेसिडेंट के लिए तो आपको पता ही 25 ईयर, या वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एज वेज का क्राइटेरिया, मतलब फैक्ट है, मेरा तो माने फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। तो मैंने अभी आपको इसके जो मुद्दे थे वो सेम ऊपर वाले ही मुद्दे हैं, ज़्यादा नहीं, उसमें बस एक मुद्दा अगर आप जोड़ लो तो वो है वुमेन लीडरशिप, ठीक है, या लोअरिंग एज वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मैं इस चीज़ को बार बार गौर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। कह रहा है कि भाई जो हम ये लेके आए पंचायती राज, वो क्यों लेके आए, वो किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए लेके आए। तो पहले का पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, तो ये बात तो बिल्कुल जायज़ है। दूसरा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, तो ये जरूरी नहीं है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी अभी से। तीसरा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो उसका मेन मोटिव था ही। उसके बाद फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आंसर इसका 1 और 3, देखो मैं रट के नहीं आया, सीधी सी बात है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो पंचायती राज है वो अकाउंटेबल है या नहीं। तो अगर हाँ भाई व्यक्ति के लिए अकाउंटेबल है नहीं, उसके लिए तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली सिस्टम किस लिए लेके आए, ये तो प्राइमरली अचीव हो चुका था, लाने की जरूरत ही नहीं थी। पंचायती राज वो
ये कह सकते हैं कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल अकाउंटेबिलिटी है लोकल लेवल पे, ये उसको करता है। अगर हाँ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए अगर यहाँ पे आ जाता एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल अकाउंटेबिलिटी तो सही था, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात है। भाई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा दोनों है, स्टेट असेंबलीज हैं, तो ये तो नहीं होता, इसलिए ये गलत है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, तो उसके लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जनरेटेड फंड होता है, पंचायत के पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं होती। ठीक है, ये सारी पावर स्टेट्स की खुद पे होती है। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन के मतलब की बात करें तो टू एन एंड नॉट द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, क्योंकि भैया ये तो पहली बात पंचायती राज तक आने के लिए तो चीज़ें खत्म ही है, खत्म बिल्कुल। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 40 पढ़े डीपीएसपीज का, ठीक है, 11 शेड्यूल देखें हम, तो उसमें क्या है कि जो ग्राम सभा है, ठीक है, उनका जो फाउंडेशन है, उनका सिस्टम, वो इंश्योर करता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, भाई डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना भैया। उसके बाद डेवोल्यूशन की बात कर लें तो टोटल 29 सब्जेक्ट्स है, आप लोगों ने पढ़े होंगे, एग्रीकल्चर, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, लोकल बॉडीज, ये सब उनके अंतर्गत। इंक्लूसिविटी, रिजर्वेशन ऑफ SC/ST और वुमेन, पार्टिसिपेशन मार्जिनलाइज ग्रुप, आप लोगों ने सुनते भी होंगे, जब बहुत सारे लोग गांव से होंगे कि इस बार सीट महिला के नाम है, इस बार सीट SC/ST में आई है, इस बार सीट जनरल में आई है, वो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगा आप लोगों को ये पसंद आया होगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा है यार सच में। तो अब इसके इशूज पढ़ लेते हैं। इशूज में ज़्यादा कुछ नहीं, पहला इशूज तो ये था सोशल ऑडिट पुश। सोशल ऑडिट पुश, मैं सुबह ही बात कर दी मैंने ऑडिट को लेकर के, हमारे घर में ऑडिट की बात चल रही थी। ठीक है भाई, देखो पीपल्स हैं उनके पार्टिसिपेशन को इन्हेंस करने के लिए म्यूनसिपल पंचायत ने एक सोशल ऑडिट मैंडेटरी की, जिसमें बताया गया जो 29 सब्जेक्ट्स हैं 2024 से 25 में, तो वे बहुत सारे जो 29 सब्जेक्ट है स्टेट्स को मिले हुए हैं जो, ठीक है, उसको लेकर के, तो ये ऑडिट प्रोग्राम है। उसके बाद देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, विकसित भारत रत्न, दूसरा जो इशू है विकसित भारत रत्न, तो ये डिस्कशन मतलब इनमें वो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को पंचायत, फिर उनके फंड फंक्शनरीज को लेकर के, भाई दोनों के बीच गैप है। तीसरा जो ऑप्शन है वो फंड फंक्शनरीज को लेकर के, क्योंकि गैप है ना स्टेट पंचायत ये इंटरमीडिएट लेवल का। ठीक है, तो बस यही था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बहुत बहुत प्यारे क्वेश्चन है सच में, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया, पैसा एक्ट को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इनटू कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत प्यारा है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे उसके ऑप्शन ही पढ़ लीजिए आप, उसके ऑप्शन इतने बढ़िया है। देखो क्या कहता है, द गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया पैसा एक्ट इन 1996, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाई एज द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नमेंट, तो इसी बात नहीं, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल, क्या पूछा, यही पूछा है ना, हाँ, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल ग्रांट, ऐसा भी कुछ नहीं है, टू क्रिएट ऑटोनोमस, हाँ ये था भाई, क्योंकि ज़्यादातर पैसा एक्ट किस पे लगा, जो ट्राइबल एरियाज है। ठीक है, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी कोई बात, उसके लिए फंडामेंटल राइट्स वगैरह और भी एक्ट्स हैं सब। तो पैसा का जो काम था भाई, आप लोगों ने 6 शेड्यूल तो पढ़ा ही होगा ना भाई। ठीक है, तो इसका जो एम है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना है, स्पेशली जो पैसा एक्ट है। ठीक है, तो मतलब इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या, मतलब सब लोग मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे। कुछ एक्सेप्शंस की बात करें अगर हम, तो देखो एक एक्सेप्शन है ऑटोनोमस रीजन, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जो एक फीचर है इसके शेड्यूल का, वो केवल कहाँ एप्लीकेशन है आपका, असम, देखो AMTM याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 6 शेड्यूल के अंतर्गत। अगर 5th शेड्यूल की बात करें तो टोटल 10 स्टेट है, कौन कौन से, उड़ीसा में, MP, छत्तीसगढ़ एंड अदर्स। ठीक है, तो ये फोकस करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट को लेकर के। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा नहीं है बस। अगर हम इसके इशूज़ की बात करें तो अभी कुछ इशूज़ थे, जैसे एक था माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, MF को लेकर के इशूज़, MF माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, MF PP बोलते हैं ना, MFP, हाँ, राइट्स, इनके राइट्स को लेकर के। उसमें क्या है कि जो टेंडू लीव्स है ना, टेंडू लीव्स, ठीक है, उनके कलेक्शन को लेकर के था
कि वो जो ग्राम सभा है ना, वो ग्राम सभा है ट्राइबल अफेयर्स की, ठीक है, वो रीएम्फेसाइज कर रही थी कि भाई ओनरशिप, ग्राम सभा की जो ओनरशिप है वो टेंडू लीव्स को लेकर के, ठीक है। उसके बाद एक डिजिटल पैसा मॉनिटरिंग, फिर फॉरेस्ट राइट, ठीक है, ग्राम सभा कंसेंट इन माइनिंग को लेकर के। तो बस ये इश्यूज थे, ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन हाँ टॉपिक बहुत प्यारा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसके लेके नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इसके रिपीट हैं। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा। हाँ मैं ज़्यादा ये नहीं दे पाया, लेकिन हाँ मैंने पीडीएफ में लिखा है, आप पीडीएफ देखिए, पढ़िए, और मैं आशा करता हूँ सच में बहुत ही बेहतरीन है, आप कीजिए एक बार। चलिए आज के लिए मैं विदा यहीं पे लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।